अस्सलाम वालेकुम। आज द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रईसा कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर 3-4 रोज़ पहले के प्रोग्राम में आपने बहुत लाउड एंड क्लियर कहा था कि बजट से पहले आपको 28वीं तरमीम पास होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब कल से मैं कुछ शोज़ देख रही हूँ जिसमें बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि वाकई में बजट से पहले 28वीं तरमीम होती हुई नज़र नहीं आ रही, हालांकि ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि हो जाएगी। तो हम बहुत सारी धमकियाँ सुन रहे थे पिछले 1 महीने से कि पीपल्स पार्टी को साइडलाइन कर दिया जाएगा, सदर आसिफ अली जरदारी साहब से रेजिग्नेशन ले लिया जाएगा, या क्या क्या उनके लिए ख़तरनाक रेपरकशंस हो सकती हैं। कोई कॉन्क्रीट ड्राफ्ट सामने नहीं आ रहा था। ये खबरें भी थी कि 3-4 ड्राफ्ट्स हैं लेकिन सामने नहीं आ रहा था। अब ओवर द वीकेंड 2-3 ऐसे पॉइंट सामने आए हैं 28वीं तरमीम को लेकर के किन किन पर बात हो सकती है। उसमें से सबसे पहले तो उम्र की हद, जो वोटर की एज है 18 से बढ़ाकर 25 साल किए जाने पर, एक तो ये पॉइंट सामने आया है। दूसरा, पंजाब में नए सूबे, साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, फैसलाबाद, इनको नए सूबे बनाने की बात सामने आई है। और पानी के ऊपर ये बहस सामने आई है कि 28वीं तरमीम पर हो सकती है, क्योंकि चनाब पर वैसे तो वो वाला जो केस है वो पाकिस्तान जीत गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, लेकिन अब नए डैम बनाने की बात भी सामने आई है। तो इस पर अब आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो प्रेशर है वो भी जारी है। अभी भी धमकियाँ और ये है कि करो वरना जेल जाओगे और फलां ये सारी चीज़ें हो रही हैं। MQM के फ़ारूक सत्तार साहब हों या वो जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं कंवर दिलशाद हों या और कुछ सहाफ़ी, उनका ख्याल है कि ये हो जाएगा बजट से पहले। बजट से पहले कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो मिनिस्टर्स हैं वो जिस तरीके से 18वीं तरमीम के बारे में जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उन्होंने पिछले 2-3 दिन में, उनसे 2-3 चीज़ें बहुत साफ़ नज़र आ रही हैं। पहली ये चीज़ नज़र आ रही है उनकी कि ये जो उम्र का बता दिया उन्होंने कि 25 साल उम्र करने जा रहे हैं। पहले हम इस पे बात कर रहे थे। अब ये देखेंगे ये इसका निशाना कौन है। ये 18 साल को जब आप 25 साल करोगे तो अगर आपने रिसर्च की हो कि 18 और 25 साल के दरमियान कितने नौजवान हैं, कितने आलमोस्ट कोई करोड़ से ज़्यादा लोग होंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है एक नंबर जिनको आप वोट से के हक से महरूम कर देंगे। और ये कौन लोग हैं? ये PTI के सपोर्टर समझे जाते हैं। कोई लाजमी नहीं है कि सारे PTI के सपोर्टर्स हों, लेकिन एक तासुर है कि ये जो जेन जी है ना, ये सारी की सारी इमरान खान की सपोर्टर है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनका ख्याल है कि जेन जी उनको वोट नहीं दे रही। एस्टेब्लिशमेंट का भी ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब को रोकना है आइंदा, तो एक तरीका ये भी है कि इनका ख़ास तौर पे ये जो 7 साल का वोट बैंक है 15 से 25 के दरमियान, 18 से 25 के दरमियान, उसको वैसे ही आउट कर दिया जाए। तो ये पहला टारगेट PTI है। PTI के कुछ लोग बगलें बजा रहे थे, कुछ उनके यूट्यूबर्स के, शायद ये सारा नज़ला जो है सिंध पे गिरेगा। अब पता नहीं इसके अंदर क्या क्या कुछ है और कहाँ कहाँ ये गिरता नज़र आएगा। इसी तरह सारा शोर ये था कि कराची सिंध के 2 हिस्से किए जाएंगे और ये वो, लेकिन अब ये भी बात सामने आ गई कि जनाब फैसलाबाद का सूबा अलग होगा, जनूबी पंजाब अलग होगा, और लाहौर अलग होगा, और ये जो आपका नॉर्थ पंजाब है वो अलग होगा, रावलपिंडी पुठारी अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून के जो यूट्यूबर्स हैं या उनके जो हमायती, अभी मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर ने तो इसको ऑफेंड नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने शुरू कर दिए गुफ्तगू, मैं अपना अबसार साहब को सुन रहा था, मैं उसको रज़ी दादा साहब को सुन रहा था, तो रज़ी दादा ने तो कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने पहले इस मुल्क को, चारों सूबों को ज़म कर दिया था 1 यूनिट में, और उसके नतीजे में मुल्क टूट गया था। तो क्या अब ये नए सूबे बना के फिर मुल्क तोड़ना चाहते हैं? वो तो यहाँ तक चले गए।
तो मेरा कहने का मतलब है, और फिर राणा साहब ने भी कोई कह दिया कि राणा सनाउल्लाह ने भी कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं। अच्छा, और अगर फॉर दैट मैटर आप पंजाब के लिए राज़ी नहीं होंगे तो आप दूसरे सूबे के लिए कैसे बात कर सकते हैं? अच्छा, ये सारी चीज़ें अब जैसे जैसे मंजर खुल रहा है ना, जैसे एक वो कहते हैं ना कि पहले चीज़ें कंफ्यूज होती हैं, एक इल्यूजन सा होता है, लेकिन जब कैमरा फोकस में आ रहा होता है तो फिर बहुत सारी डिटेल्स उसकी सामने आनी शुरू हो जाती हैं। ये बात दुरुस्त है कि इंडिया ने दरियाए चनाब के ऊपर 2 बड़े डैम्स बनाने शुरू कर रखे हैं जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके बाद इंडिया के पास ये एक कंट्रोल चला जाएगा कि वो चनाब का पानी जब चाहें रोक सकेंगे और जब चाहें उसको छोड़ सकेंगे। तो उसके ऊपर जो एक डैम बनाने की बात है, वो अगरचे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट से ये केस जीता है, लेकिन उसको इंडिया ओबे करता है, उस फैसले को मानता है या नहीं मानता, ये एक अलग सवाल है। और फिर उसको डील करने के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। वो सूबों का एक कॉमन इंटरेस्ट का एक है, हमारा एक अदारा है जिसमें चारों सूबे और वफाक बैठता है और फ़ैसले करते हैं। उसमें वो फ़ैसला एमिकेबली हो जाएगा। अगर कोई इस तरह का थ्रेट हुआ जिसके नतीजे में पाकिस्तान के डूबने का ख़तरा हो या पाकिस्तान में खुश्क साली का मसला हो, तो उसको तो टेक्निकल बुनियादों पे किसी ना किसी तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन का भी एक मुद्दा है। पॉपुलेशन के बारे में उनका कहना ये है वफाक का कि चूँकि जो NFC है उसकी तकसीम में सूबों में एक मियार ये भी है कि रकबा और पॉपुलेशन उन दोनों की कोई कैलकुलेशन की जाती है। तो पॉपुलेशन की बुनियाद पे अगर पैसे मिल रहे हैं आपको, तो कोई भी सूबा नहीं चाहेगा कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। वो पैसे बढ़ाने के लिए वो पॉपुलेशन अपनी बढ़ा भी सकता है। तो इसलिए ये इंसेंटिव सूबों के पास नहीं होना चाहिए, ये वफाक के पास होना चाहिए। ये भी, इस पे भी बात हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ जो भी एस्टेब्लिशमेंट के माइंड में है चीज़ों को करने का, वो कागज़ पे आएगा सबसे पहले। कागज़ के बाद वो सियासी जमातों के साथ शेयर होगा और फिर उसके बाद एक रास्ता निकलेगा जो कि 8 जून से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। वफाक को जो NFC का मामला है, पैसों की ज़रूरत है और वफाक जो है वो बैंकरप्ट हो रहा है, उसकी कई वजूहात हैं। वफाक के बारे में जो उनकी टैक्स कलेक्शन है वफाक की, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं कि जी आपका FBR फेल हो चुका है, बार बार फेल हो चुका है, और उसकी नाअहली की सज़ा सूबों को क्यों दी जाए, पहला सवाल। दूसरा सवाल इसके साथ ही ये है कि जो लेवी है आपके ख़ास तौर पे पेट्रोल पे, वो उन्होंने IMF ने आपको कहा है कि आप अपने डेट्स के लिए इसके ऊपर 80% के करीब लेवी लगा सकते हैं। इन्होंने 160 तक ले गए, वो डबल कर दिए। तो जो आपको एक अमीर आदमी टैक्स नहीं देता, एक बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता, उसका बदला आप गरीब आदमी से ले रहे हैं जो कि जिसने मोटरसाइकिल में या अपनी छोटी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होता है, आप उसको पेट्रोल महंगा करके दे रहे होते हैं। तो वफाक भी अपने रवैये पे और अपनी एफिशिएंसी पे जब तक गौर नहीं करता और लोगों पे हर तरह की महंगाई जो है वो, देखें बिजली हो गई और बाकी जो यूटिलिटीज़ हैं उनके ऊपर जो वफाक टैक्सेशन कर रहा है, यानी आप देखें कि एक बिजली इस्तेमाल करने वाला जो आदमी है वो भी आपके बहुत सारे खसारे पूरे कर रहा होता है, पेट्रोल यूज़ करने वाला भी रियासत के खसारे पूरे कर रहा होता है, जबकि वो ख़ुद गुर्बत के नीचे जा चुका है, उसकी अपनी ज़िंदगी का खसारा बढ़ चुका है। तो ये भी सोचना, मैं उस दिन एक इनका जो फेडरल एडवाइज़र है उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो कह रहा था जी कि हर कोई दानिश्वर बन जाता है, मुझे ये बताएं कि हम IMF को कैसे बताएं कि हमारा FBR फेल हो गया है। अब FBR फेल हो गया है तो IMF तो नहीं मानेगा, तो उसके पैसे तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो लिहाजा सबसे आसान तरीका ये है कि आप लेवीज़ को डबल कर दें। यानी कितनी शर्मनाक बात है। उसका कोई आउट ऑफ बॉक्स हल नहीं तलाश करना हमने, जो आसानी से एक बाबू कह देता है कि आप इसमें पेट्रोल में शामिल कर दें या बिजली के बिल में शामिल कर दें, वो आप कर देते हैं ताकि आपने वो जबरन रियासत ने वो पैसे ले लेने होते हैं।
क्योंकि अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट करेगा बिजली का बिल, आपने उसकी बिजली काट देनी है। अगर कोई पेट्रोल नहीं डलवाएगा तो वो ख़ुद उसकी अपनी जो मोटेलिटी वो ख़त्म हो जाए। तो हुकूमत को, वफाक को भी अपने मामलात पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ठीक है। इसमें ना एक पॉइंट है, कंवर दिलशाद साहब जो एक्स सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं, उन्होंने ये रिसेंटली कहा है, बल्कि कल ही के एक प्रोग्राम में कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब की नाअहली हो सकती है, क्योंकि उनके पास दोहरी मेंबरशिप है पार्टीज़ की, पीपीपी की और पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस, वो दोनों अलग पार्टीज़ हैं। तो इस वजह से एक तो उनकी नाअहली हो सकती है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मुल्क को चारों तरफ से जंगें चल रही हैं और आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ बहुत सेंसिटिव हुए हैं, तो जो आसिम मुनीर साहब हैं वो रातों रात सदर बनेंगे, सदर का ओहदा वो इस बेस पे लेंगे, और 28वीं तरमीम उनके लिए पास करवाना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। वो रातों रात, जैसे नो कॉन्फिडेंस वो आया था इमरान खान के ख़िलाफ़, ऐसे ही रातों रात 28वीं तरमीम पास होगी और यहाँ पर सब लोग देखते रह जाएंगे। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? इमरान खान पे रातों रात तो नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकी थी, बहुत सारी रातें लग गई थी नो कॉन्फिडेंस लेकर आने में और लोगों को पूरा करने के लिए। और फिर उसके अलावा उससे पहले जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ था उसमें कौमी असम्बली ने के डिप्टी स्पीकर ने एक तरह से असम्बली तोड़ दी थी, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था, फिर अगले दिन कुछ होना हुआ था। तो ये लोग हिस्ट्री नहीं हमारी देखते कि मामलात इस तरह से नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि अगर बिलावल भुट्टो को और जरदारी साहब को नाअहल करवाना चाहते हैं वो, तो उनको चाहिए कि वो ले जाएं मामला कोर्ट में। किसी कोर्ट में 3 साल पहले से किसी बंदे ने एक दरख्वास्त दी हुई है डमी सी, वो शायद लाहौर की किसी अदालत में, उस पर कोई हियरिंग ही नहीं हुई उसके बाद। तो अगर कोई उसको प्रोसीड करवा के इन दोनों को नाअहल करवाना चाहता है तो करवा ले, लेकिन उसके नताइज भी होते हैं हर चीज़ के। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं आपके, वो सदर बन जाएंगे। अच्छा, वो जबकि उनके जो एक तरह से सियासी स्पोक्समैन है, अव्वल तो आसिम मुनीर साहब की ये खूबी है कि वो जब से फील्ड मार्शल बने या जब से वो आर्मी चीफ बने, उन्होंने जर्नलिस्टों के साथ अपना इंटरेक्शन नहीं रखा। और एक आध जगह पे जब उनको कहीं के पे कोर्ट भी किया गया तो उन्होंने उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया कि ये बात मैंने कही नहीं है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आसिम मुनीर साहब तो किसी को कुछ नहीं कह रहा है। अब आसिम मुनीर साहब किसी जर्नलिस्ट के साथ भी राब्ते में नहीं है कि वो बताएं कि उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस क्या हैं। उनके जो करीब समझे जाने वाले या उनके सबॉर्डिनेट्स के जो करीब समझे जाने वाले जर्नलिस्ट हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी ऐसी कोई एम्बिशन ही नहीं है कि वो सदर बने, वो इस तरह ज़्यादा पावरफुल हैं इस सारे माहौल में। तो लिहाजा ये इस तरह की बातें करने वाले आसिम मुनीर साहब को भी एक तरह से डिस्प्यूट कर रहे हैं कि उनका अगर हर पॉलिटिकल पार्टी रिस्पेक्ट करती है उनके बारे में, तो ये इस तरह की लोग बातें जब करते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि शायद कहीं पे कुछ वाकई ऐसा सोचा ना जा रहा हो। लेकिन उनके जो करीबी लोग वो यही कह रहे हैं कि वो इसी सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बल्कि एक ने तो ये कह दिया था कि अगर आसिम मुनीर साहब इस सिस्टम को गिराएंगे तो शायद फिर वो खुद भी बरकरार नहीं रह सकेंगे। ठीक है। इसके साथ ही जो आपने फ़र्स्ट पॉइंट में एक पॉइंट रेज़ किया था, राना सनाउल्लाह का भी आपने नाम लिया, तो जब से ये ओवर द वीकेंड पंजाब की तकसीम की, पंजाब में सूबों की बात सामने आई है, तो PMLN के लोग और तज्ज़ियाकार, उनके हामी बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो इस बात की बहुत मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं। तो नून लीग भी अब 28वीं तरमीम से उतना खुश नज़र नहीं आती, वो उतनी विलिंग नहीं है, इतनी विल शो नहीं करी कि 28वीं तरमीम को आगे आगे होके पास करवाए, वो भी बैक फुटिंग पे रह रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे यही लग रहा है, पहले भी हमने यही बात की थी कि जैसे ट्रेड यूनियन में होता था कि एक फैक्ट्री के ओनर के ख़िलाफ़ अगर फ़र्ज़ करें मज़दूरों ने स्ट्राइक करनी होती थी और स्ट्राइक से मना कर दिया जाता था या छांटियाँ की जाती थी, तो वो एक तरीका निकालते थे कि गो स्लो का। गो स्लो होती है कि साफ इनकार भी नहीं, हम आएंगे, दफ्तर में बैठेंगे, अपनी मशीन पे खड़े होंगे, हम काम करेंगे, लेकिन हम काम जो एक दिन में करना है वो 15 दिन में करेंगे। इसी तरह जो मुझे लग रहा है फेडरल गवर्नमेंट जो है आपकी
PMLN ख़ास तौर पे, वो इन तरामीम के हवाले से जो कि ड्राफ्ट उनको 15 दिन पहले दिए गए हैं, तीनों ड्राफ्ट, वो अभी तक अगर उस पर प्रोसीड ही नहीं कर पाई, पीपल्स पार्टी को एतमाद में ही नहीं ले पाई, उनसे बातचीत ही नहीं कर पाई, तो इसका मतलब, और अगर कर पाई है तो ऐसे थोड़ी थोड़ी, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो ख़ुद भी नहीं करना, उसको गो स्लो पे चले गए। वो इस्टेब्लिशमेंट की इस मूव को ख़ुद भी नाकाम शायद करना चाहते हैं। उनका भी ये ख्याल है PMLN का कि आउट ऑफ द पार्लियामेंट कुछ सेटलमेंट हो जाए, जैसे कुछ चीज़ें हैं, NFC है, जैसे हमने एक दिन पहले कहा था कि BSP का प्रोग्राम जो है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो वफाक को पैसे थोड़े चाहिए, वो इस तरीके से दे दिए जाएं कि विदाउट किसी तरमीम के बगैर। तो मेरा ख्याल है कि ये गो-स्लो जो है, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तरह से हाथ ही हो रहा है। उनके अफसर तो बार बार इनको कह रहे हैं कि जी 8 जून से पहले सब कुछ करें, वरना ये फिर आगे चले जाएगा मामला, और आगे जाने का मतलब है 1 साल लटक जाएंगी चीज़ें, बजट में फार्मलाइज नहीं हो सकेंगी। बजट भी अगर मंजूर हो जाता है, उसके बाद भी 1 महीने तक तो डिबेट होती रहती है, और फिर जाके कहीं अप्रूव होता है। तो पता नहीं उस वक्त क्या सूरत हाल हो दुनिया की, तो वो चाह रहे थे कि अभी अभी हो जाए, तो लेकिन मुस्लिम लीग नून जो अभी अभी कुछ करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही। बल्कि आपकी इस गो स्लो वाली एग्जांपल से मुझे तारिक फजल चौधरी साहब का बयान भी याद आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर 8 जून से पहले होनी होती तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले तो रैकियाँ शुरू हो जाती हैं MNAs की, उनकी हाज़िरी को, ताकि यकीनी बनाया जाए पार्लियामेंट में, तो वही अभी तक उसका ही कहीं नामो निशान नहीं है। तो वो ख़ुद भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही पीपल्स पार्टी और PTI की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है KPK में, जिसमें गवर्नर KPK और CM KPK बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। आग और पानी का ही नज़र आ रहा था, मंजर के साथ साथ हैं, हालांकि वो तो एक दूसरे के दुश्मन नज़र आते हैं। तो वो गवर्नर को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो एक वफाक का नुमाइंदा होता है, लेकिन वो बिल्कुल वफाक के अगेंस्ट बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स भी रेज़ किए कि पेट्रोल, बिजली, पानी में KPK का हिस्सा दिया जाना चाहिए, और जो आर्टिकल है 158 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके अकॉर्डिंग तो गैस पे सबसे ज़्यादा हक, या सबसे पहला हक सूबों का ही होता है। तो वो यही कह रहे थे कि वफाक को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज स्पीड को, वो हर मामले में इतनी स्पीड दिखाते हैं, तो उनको KPK के मामले में भी स्पीड दिखानी चाहिए, हमारी बातें सुननी चाहिए। और ये फॉर एग्जांपल उन्होंने जो पानी की एग्जांपल दी, उन्होंने यही कहा कि 1991 के अकॉर्ड के मुताबिक तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है KPK का, वो उसको मिला ही नहीं है। तो वो उस पर भी बात कर रहे थे कि पानी उनको दिया जाए, ताकि गंदम उनकी अपनी हो, फिर वो गंदम एक्सपोर्ट भी करेंगे, दूसरे सूबों को भी देंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि वो दोनों, अब क्या आपको पीपल्स पार्टी और PTI मिलती हुई नज़र आ रही है? देखें, ये दूसरा मौका है KP में। पहले गवर्नर साहब से मिलने के लिए एक PTI का हाई लेवल डेलीगेशन गया था, और आज जो है वो CM और गवर्नर साहब दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू था वफाक के ख़िलाफ़ बात करने का, क्योंकि वफाक ने वहाँ पे गैस की सप्लाई और कुछ बाकी चीज़ें जो हैं उनमें कोई उनके ख़ास तौर पे गैस स्टेशन जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो आप देखें कि ये क्या डेवलपमेंट हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि किसी न किसी हद तक अगर देखा जाए तो ये जो आसिम मुनीर साहब का एक लार्जर देन लाइफ एक हयोला बनाया जा रहा है ना, बाज़ लोगों की तरफ से बन रहा है, उसको देखकर अकेले पीपल्स पार्टी तो खैर सबसे पहले निशाने पे आ जाती है। अकेली पीपल्स पार्टी ही नहीं, मियाँ नवाज शरीफ भी कहीं चुपके से, खामोशी से ये चीज़ें देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और उधर PTI भी चुपके से ये देख रही है कि मामला जो है वो कहीं पार्लियामेंट से या सियासी जमातों के बिल्कुल हाथ से तो नहीं निकल रहा। तो अब रिकंसाइल कर रही हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां। हम नून लीग की तो बात कर ही चुके हैं कि वो उतनी इंथ्यूजिस्टिक है ही नहीं, ना एक्साइटेड है ये अगली तरमीम के लिए, 28वीं तरमीम के लिए, वो साबित हो गया। PTI जो है वो हम बात कर चुके हैं कि जैसे उम्र की हद वोटर की चेंज की जा रही है और कई चीज़ें। हालांकि PTI असूली तौर पे 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाह रही थी जब वो पावर में थे,
लेकिन वो पीटीआई का अपना मौक़िफ़ नहीं था उस वक्त। जो उनकी डेलिब्रेशन होती थी बाजवा साहब के साथ, वो भी एस्टेब्लिशमेंट ही उस वक्त मूव करवाना चाह रही थी 18वीं तरमीम को ख़त्म करवाने के लिए। और वो एस्टेब्लिशमेंट ही कहती थी कि पार्लिमानी निज़ाम गवर्नमेंट में शायद इमरान ख़ान के पास वो पावर्स नहीं है जो कि सदारती निज़ाम में आ सकती हैं। मियाँ साहब भी एक वक्त में अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हुआ था या मुशर्रफ का मार्शल नहीं लगा था। तो अब ये सीख लिया गया है, इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने सीख लिया है कि एस्टेब्लिशमेंट को जितना आप अपनी बाहमी लड़ाई से अंदर आने का मौका देते हैं, उसके नतीजे में फिर एस्टेब्लिशमेंट वापस नहीं जाती जी। और लिहाजा उन्होंने कहीं ना कहीं ये ऑब्ज़र्व कर लिया है, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई ने। और अभी देखें ना तमाशा कैसा है कि पीटीआई में जो हार्डकोर पीटीआई है वो तो पीपल्स पार्टी को समझती है कि ये आग और पानी है, और मुस्लिम लीग नून के साथ उनका जो रवैया है जिस तरह का कि बर्दाश्त ही नहीं करना ये वो। अब देखें कि अचकज़ई साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौमी असम्बली में पीटीआई को। अचकज़ई साहब कौन है? अचकज़ई साहब वो हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हामी हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे हैं, उनके साथी रहे, उनके इत्तेहादी रहे, उनका भाई गवर्नर था और ये उनके एक अरसे तक उनके इत्तेहादी रहे हैं अचकज़ई साहब। अचकज़ई साहब पीपल्स पार्टी के साथ भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ये कई मौक़ों पे साबित हुआ है। अचकज़ई साहब जो हैं वो इस वक्त पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं। मियाँ नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया हुआ था और उनको हाथ दोनों को अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट को जो लगे थे तो वो इस नतीजे पे पहुंचे थे। अब पीटीआई भी एस्टेब्लिशमेंट के रवैये की वजह से जो नतायज भुगत रही है इस वक्त, वो उसको अंदाज़ा है कि अगर इस सारे खला में एस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ जाती है और सियासी जमातें मार्जिनलाइज हो जाती हैं तो फिर ये बहुत 5-10 साल की बात नहीं, ये कोई 2 डेकेड्स की भी बात हो सकती है कि यहाँ पे सियासत वापस आए। तो लिहाजा कहीं ना कहीं एक अलाइंस हो चुका है और उसकी मुख्तलिफ निशानियाँ आप देखेंगी। कहीं पे कोई इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहीं पे किसी को रिलीफ मिल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी फ्लर्ट करेंगे ये सारी पार्टियाँ अपने अपने तौर पे। जैसे मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखेगी, शहबाज शरीफ साहब बड़ा मेंटेन करेंगे, लेकिन बाज़ चीज़ों पे वो कहेंगे कि सर इस पे हम ज़रा कंसेंसस बिल्ड कर लें, हम ये सियासत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम ज़रा ऐसे कर लें। आपकी ये बातें ठीक हैं लेकिन इनको इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो लिहाजा एक डिप्लोमेसी के साथ मुस्लिम लीग नून डील करेगी एस्टेब्लिशमेंट को। पीपल्स पार्टी थोड़ी सी कई चीज़ों के ऊपर छोटा मोटा असर्ट भी करेगी। उनके अगर ऊपर मुकदमात भी बनते हैं पीपल्स पार्टी पे तो वो पहले भी फेस करते रहे, वो फेस कर लेंगे। इसी तरह पीटीआई आप देखें ना, पीटीआई जो है वो उनको आज भी जो सीएम साहब हैं वो यही कह रहे थे, जो केपी में उनके अफरीदी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ही नहीं करवाई जा रही इतने अरसे से, अगर अभी भी नहीं करवाई जाएगी तो हम इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो ये सारी कहीं ना कहीं अब सियासी जमातों के अंदर भी एक अंडर करंट्स मौजूद है, उसका इजहार हो या ना हो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट की जो एडवांसमेंट है मुख्तलिफ मामलात में उसको रोकने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हम बासानी ये बात कह सकते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है या फिर तमाम सियासी जमातों का एक इस तरह का सीक्रेट अलायंस बन रहा है जो कि आप ही ने कहा कि आसिम मुनीर साहब के लार्जर देन इमेज लाइफ को काउंटर करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे तो उनकी एज ए रिकॉन्सिलिएटर काफ़ी शानदार इमेज बन गई हुई है। देखें ये तो इमेज पूरे पाकिस्तान को तारीफ़ करनी चाहिए, ये एक अच्छा एक हो गया ना कि ठीक है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा ना कि अगर वो पंजाबी कहावत है ना कि माँ दुआ कर कि मैं थानेदार बना, तो किसी ने कहा कि थानेदार बनेगा तो फिर सानू वो करेगा, स्क्रीव करेगा। तो बुनियादी तौर पे ये होता है कि अगर आप ग्रो कर रहे हैं, आपके
एक आर्मी चीफ़ हैं, वो अगर पूरी दुनिया में रिकग्निशन उनकी हो रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप सियासी जमातों को सप्रेस करना शुरू कर दें। तो ये जो ख़तरा है सियासी जमातों को, मैं वही कहता हूँ कि ये कोई रिश्तेदार नहीं होते आपस में। सियासत में ना कोई वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, दिल नहीं होता सियासत के सीने में। वो आदमी जिसके साथ आप हाथ नहीं मिलाना चाह रहे होते, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की महाजरा ही ऐसी खौफनाक थी, ऐसी पोलराइजेशन थी कि दोनों को मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना पड़ा। अब आगे जाके उन्होंने सबक सीखे थे, वो सबक अब पीटीआई भी सीख रही है। पीटीआई समझते समझते अगरचे कुछ टाइम लगेगा, लेकिन किसी हद तक उनके लीडरों को ये समझ आ गई है, चकजई को भी समझ आ गई है कि कहीं ना कहीं इन सियासी जमातों के साथ मिल के ही कोई रास्ता बनाया जा सकता है। बेटर लेट देन नेवर। खैर, जो लास्ट पॉइंट मेरा ये है वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है 7 जून को 2026, और उसमें एक नई डेवलपमेंट सामने ये आई है कि फॉर एग्जांपल पीटीआई ने जब आज से 2-3 साल पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, बल्कि आप ही एक्सप्लेन कीजिएगा अपनी ऑडियंस को भी कि उनसे मिलकर रजिस्ट्रेशन एक तरह से करवाई थी, इसी तरह जीबी में भी वो एक गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके लेटर हेड पे अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि जो जीबी का इलेक्शन कमीशन है उसने उस डेमोक्रेटिक पार्टी जीबी डेमोक्रेटिक पार्टी को नाअहल कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अब पीटीआई भी इलेक्शन से बाहर है। हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला हुआ है। पीटीआई को पहले तो काजी फायद साहब ने पीटीआई की जो इलेक्शन था या उनका जो सिंबल था वो कालादम कर दिया, और पीटीआई के पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो उन्होंने अपने लोगों को आज़ाद जितवाया। लेकिन कौमी असम्बली में ग्रुप के लिए उन्होंने कहा कि सारे जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लें। वो सब ने, अभी भी वो सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ही मेंबर हैं। इसी तरह चूँकि पीटीआई जो है वो अब मैप पे ही नहीं है, कितना जुल्म है कि एक पार्टी है वो उसको आपने अलाउ ही नहीं किया। तो उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, जो गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी थी जो कि रजिस्टर्ड पार्टी थी इलेक्शन कमीशन की, उसके ज़रिए इलेक्शन लड़ने का प्लान बनाया। वो कागजी सी पार्टी है, छोटी मोटी उसकी से है उसकी ना, तो इन्होंने कहा ठीक है, इसके बैनर तले हम इलेक्शन लड़ लेंगे और पीटीआई का साथ कोई जिक्र भी कर देंगे। अब उस जो इलेक्शन कमीशन, जीबी का इलेक्शन कमीशन है, जो उन्होंने उस पार्टी को कहा है कि ये चूँकि एंटी पाकिस्तान थॉट्स का इजहार करते हैं, एंटी स्टेट इनके नज़रियात हैं, लिहाजा हम इनको कालादम करार देते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कोई जीबी डेमोक्रेटिक पार्टी को कालादम करार देना नहीं, बल्कि उस एफर्ट को कालादम करार दिया गया है कि पीटीआई ने उनसे उनके बिहाफ पे टिकट जो लिए हैं। तो पीटीआई का रास्ता मैं रोकने की सारी कोशिश हो रही है। मैंने एक दिन पहले भी अपने शो में कहा था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के पास बड़े इख्तियारात हैं और इस्टेब्लिशमेंट के पास वहाँ पे इतने इख्तियारात हैं कि वो इलेक्शन आपकी से ना भी हो, वहाँ पे तो आप अपने बंदों को जितवा लेते हैं। पिछली दफ़ा पीटीआई ने वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनवाई थी, इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की ही गवर्नमेंट मुझे बनती नज़र आ रही है वहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये भी ये जो इनको मुस्तरद किया जाना है, ये भी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की एक नई एग्जांपल है। बस पुरानी एग्जांपल जो पाकिस्तान में पहले हो चुकी है 24 के इलेक्शन में, उसका एक्शन रिप्ले है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके एनालिसिस के लिए, तज्जिए के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और दूसरा ये कि हमारा प्रोग्राम रोज़ 7 बजे के लिए स्केड्यूल्ड होता है। अगर 5-10 मिनट का लैप्स आ जाए, स्पेस आ जाए, तो काइंडली जस्ट थोड़ा इंतज़ार कर लिया करें, सुना करें और अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, अपने कमेंट्स भी दिया करें। बहुत शुक्रिया।